अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मुझे कंफर्म कर दो क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है। जल्दी जल्दी सारे के सारे कंफर्म कर दो कि आवाज़ आ रही है ताकि हम लोग शुरू कर सकें। ठीक है, चलो बस शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई बच्चों, जी मेरा बेटा बस हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 मिनट के अंदर हम जो आपकी क्लास है ना वो स्टार्ट करने लगे। ठीक है, मेरा बेटा सबसे पहले तो मुझे ये चीज कंफर्म कर दो कि क्या आप सब लोगों ने अपना जो कल का गाइडेंस सेशन था वो देख लिया था। अगर देख लिया था तो क्या आपको चीजों को आइडिया हो गया कि हम लोग चीजों को किस तरह से लेके चल रहे होंगे, कैसे हमारा सिस्टम जो है वो काम कर रहा होगा। जल्दी जल्दी मुझे बताते जाओ, आप जितना तेजी से मुझे बताते जाओगे उतना जल्दी से जो है ना वो हमारा काम होता जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो ठीक है मेरे बच्चे, हम लोग जो है ना अपनी आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास हमारे पास है क्या। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो आज की हमारी क्लास है ना वो हमारे पास एक तरह का इंट्रोडक्शन सेशन है। किसको लेकर? फिजिक्स को लेके। कल मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दे रहा था वो इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा था अपने सिस्टम का। आज जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा ना वो हमारे पास इंट्रोडक्शन रहेगा किसका मेरे बच्चे? फिजिक्स का। ठीक है, कि हम लोग फिजिक्स को किस तरह से पढ़ रहे होंगे और किस तरह से चीजों को लेकर के चल रहे होंगे। मैं वेट कर रहा हूं कि हमारे पास मैक्सिमम लोग जो है ना वो ज्वाइन कर लें ताकि हम जो है ना वो अपनी क्लास शुरू कर सकें, क्योंकि आधे लेट लतीफ बाद में आ रहे होंगे और फिर जो है ना वो मसला हो रहा होगा। ठीक है, उसको बस मेरे बच्चे हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप ही के बाकी साथियों को इंतजार कर रहे हैं कि सारे के सारे आ जाएं। ठीक है, तो बस उसके ऊपर शुरू करते हैं। अबे समी मेरे भाई, तू भी परेशान हो रहा है, बस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो फिजिक्स का ओवरऑल कोर्स है ना उसको हम लोग किस तरह से लेकर के चल रहे होंगे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। मैं आपके पास, आपने यकीनन सारे के सारे टीचर्स का नाम सुन लिया होगा। ठीक है, आपने लिंक चला दिया हर जगह।
मेरे बच्चे हमारे पास दो टीचर्स होंगे जो कि आपको पढ़ा रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको कल गाइडेंस सेशन में भी बताया था। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी रहेगी। आपके पास क्लास 12 का जो मेजर पार्ट है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपके पास जो रिमेनिंग पोर्शन है क्लास 11 का वो आपको सर रोनाल्ड पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करी है और ये क्लासेस हमारी इस तरह से चल रही होंगी। ठीक है, समझ में आता है। मैं भी आपको इसी क्लास के अंदर ना हर चीज का जवाब देता हुआ जाऊंगा, आपने तसल्ली से सुनना है। बैठ जाओ, ठीक है, लिंक चला दो और मेन ग्रुप्स के ऊपर भी चला दो कि क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो क्लासेस आपको नजर आ रही है ना सैटरडे और संडे वाले दिन, जो मैंने कल की क्लास में आपको टाइम टेबल शो किया था, अभी आपको वो ग्रुप में भी मिल जाएगा। सैटरडे और संडे वाली जो क्लासेस हैं वो मेरी क्लासेस हैं। इसी तरह से आपको जो सैटरडे और संडे के अलावा, इनके अलावा, यहां लिख भी देता हूं मैं, इनके अलावा आपको जो क्लासेस नजर आ रही हैं वो आपके पास सर रोनाल्ड की होंगी। ठीक है, कोर्स हम दोनों मुकम्मल करेंगे अपने अपने, ठीक है, हिसाब से। मैं भी कंप्लीट कोर्स पढ़ाऊंगा, सर भी कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कल गाइडेंस सेशन में बताया था ना कि दो टीचर्स को साथ में चलाने का मकसद क्या है कि दिसंबर तक एक बार कोर्स, मई तक दूसरी बार कोर्स और जुलाई तक तीसरी बार कोर्स खत्म कराया जा सके। तो ये तरतीब है। कंप्लीट कोर्स मैं भी पढ़ाऊंगा, कंप्लीट कोर्स सर भी पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, बाकी जितने लोगों को आपको पोर्टल का एक्सेस मिलता गया है, आपको आइडिया हो चुका होगा कि डे 1 से आपको कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग भी मिलती जा रही है, और जो कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है वो आपके पास मेरी कोर्स रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अगर आपने देखा होगा तो आपके पास जो कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग है वो मेरी अवेलेबल है आपके पोर्टल के अंदर, उसको आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आने वाली बात है। कर दो, फिर आ जाओ। कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ठीक है सर, समझ में आता है। मेरा बेटा, हमारी क्लासेस का जो स्ट्रक्चर है ना वो किस तरह से रहेगा, मैं आपको अभी जितने भी क्वेश्चन है ना वो भी मैं आपसे लेता रहता हूं थोड़ी सी देर के अंदर। ठीक है, क्लासेस का हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा कि हमारे पास जो लेट से मैंने आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ाना शुरू किया ना वो मेरे बेटे मैंने लिया आपके पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। मैंने आपको पहले चैप्टर पढ़ाना शुरू किया, कौन सा? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब जो हमारा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पार्ट होगा ना, इस हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के पार्ट के अंदर लेट से मेरी सैटरडे और संडे वाले दिन 2 दिन की क्लास है आपके साथ। सैटरडे और संडे मेरी 2 दिन की क्लास है। मैंने आपको सैटरडे वाले दिन एक कोई टॉपिक पढ़ाया। जैसे पहला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको मिसाल के तौर पे बता देता हूं कि लेट से मैंने आपको थर्मोमीट्री का टॉपिक पढ़ाया। थर्मोमेट्री का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया। ठीक है, कि थर्मामीटर को हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं, हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया एक टॉपिक के अंदर। ठीक है, हो सकता है सैटरडे के साथ संडे की क्लास में इसमें जाए। अभी मैं आपको ओवरऑल ना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हम लोग फिजिक्स के सब्जेक्ट को लेकर कैसे चलेंगे। आपको मैंने टॉपिक पढ़ा दिया। टॉपिक पढ़ाने के बाद मैंने क्या किया, टॉपिक पढ़ाने के बाद मैंने आपको इसका एक प्रैक्टिस शीट दे दी। यानी कि जब आपको ये क्लास अपलोड हुई मिलेगी ना अपने पोर्टल के ऊपर, तो आपको साथ ही इसकी क्या मिल जाएगी, एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। ये जो प्रैक्टिस शीट है इसके अंदर आंसर की मौजूद होगी, सॉल्यूशन लिखा हुआ नहीं होगा, आंसर की मौजूद होगी, उसको आप देख सकते हो। ठीक हो गया सर, समझ में आ गया। आपने करना क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी हर क्लास के बाद, आपकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि जो भी आपको प्रैक्टिस शीट मिले, जब भी आप अपनी क्लास को रिवाइज कर रहे हो तो आपने क्या करना है, इस प्रैक्टिस शीट को लेके चलना है। जी बेटा क्या हुआ? जी इन सब में जाएंगे और सारे मेन ग्रुप में भी जाएंगे 2026 में। ठीक है, 2026 के जितने ग्रुप है। प्रैक्टिस शीट को आपने क्या किया, प्रैक्टिस शीट को आपने सॉल्व कर लिया। कोशिश आपने करनी है कि उसी दिन अगर आप ये वाला काम ना भी कर सको ना, तो अगली क्लास के आने से पहले पहले आपने ये वाला काम लाजमी करना है। अगली क्लास में आने से पहले आप ये वाला काम मुकम्मल करके बैठे हुए। ठीक है सर, समझ में आ गया। मजीद बताएं। अब यहां पे हमारे पास जो दूसरी चीज है वो ये है, ये आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके हवाले से परेशान नहीं होना आपने। पहली क्लास है ना, पहली क्लास के जो नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। अब आप में से कामयाब कौन बच्चा रहेगा ये समझ लो जरा। देखो मेरा बेटा, अच्छा इसके बाद मैं कुछ कॉमन मिथ्स के ऊपर भी आऊंगा। आज पूरी मतलब फिजिक्स को ही हम ना
डीबग कर रहे होंगे और आपके क्वेश्चन में ले रहा हूँ फिजिक्स के खौफ से मुतालिक कि हमें क्या फिजिक्स के पढ़ने पढ़ाने में ना हमें क्या परेशानी रहती है, क्या खौफ रहता है। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा, ये वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन हल नहीं हो रहे होंगे तो क्या होगा, आपकी हर हफ्ते में एक प्रैक्टिस शीट की डिस्कशन क्लास लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। ठीक है, आपको क्लास के अंदर मैं खुद आखिर के 10 मिनट में मुश्किल क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, तो उसके हवाले से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो क्या होगा। ठीक है, वो परेशान नहीं होना। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास मैंने अपना पार्ट बता दिया कि मैं क्लास 12 शुरू करूंगा, जो मेरे साथ के दूसरे सर रोनाल्ड है वो क्लास 11 शुरू कर रहे होंगे, दोनों चीजें साथ में चलेंगी। अब यहां पे हमारे पास सवाल आता है दो बच्चों का। एक बच्चा वो है जिसने दिसंबर तक जेन्युइनली कोर्स मुकम्मल करना है, अमूमन 80% बच्चा वही होता है। कुछ बच्चा वो होता है कि जिसका फिक्स होता है मुझे इतना जल्दी कोर्स खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी कल के सेशन के बाद एक सवाल हमारे पास आ रहा था कि सर मैं तो एमडी कैट का हूं, या मैं तो नम्स का हूं, या मैं तो एकेयू का हूं, या मैं तो प्यास का हूं, या मैं तो जीआईकेआई का हूं, मुझे इतनी जल्दी कोर्स खत्म करने की क्या जरूरत है, मैं क्यों इतनी जल्दी कोर्स खत्म करूं, मैं क्यों आपके साथ साथ भागूं। इस सवाल का जवाब भी ना सारे के सारे सुन लो एक ही बार में। देखो, आपके पास जो दो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो किन किन सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहे हैं मैं यहां पे बता देता हूं, क्योंकि शेड्यूल मैंने ही बनाया है। आपको फिजिक्स के अंदर 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, नंबर 1। आपको मैथ्स के अंदर 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सिमिलरली आपको केमिस्ट्री के अंदर 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश के अंदर आपका एक ही टीचर है, बायो में आपका एक ही टीचर है। ठीक हो गया, कंप्यूटर में आपका एक ही टीचर है। यही 3 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपके 2-2 टीचर्स हैं। अब देखो मेरा बेटा, गौर से सुनना, ये वाला जो पीस ऑफ एडवाइस है ये उन बच्चों के लिए है कि जो कि कोर्स को दिसंबर तक मुकम्मल नहीं करना चाहते और वो कह रहे हैं कि सर हम इतनी जल्दी क्यों भागें आपके साथ, हम तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। भाई आहिस्ता आहिस्ता चलो, कोई टेंशन नहीं है। आप क्या करो, मेरी सुनो, आप क्या करो, आप पूरे हफ्ते का शेड्यूल फॉलो नहीं करो। आप सिर्फ क्या करो, आप फिजिक्स के अंदर आप सिर्फ मेरी क्लासेस लो। फिजिक्स के अंदर आप सिर्फ मेरी या सिर्फ सर रोनाल्ड की क्लासेस लो। एक बंदे की क्लासेस आप लो बस। क्यों सर? मैंने अभी क्या बताया कि जुलाई तक हम दोनों इंडिविजुअली कोर्स मुकम्मल करा देंगे। तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं भी कंप्लीट कोर्स पढ़ा दूंगा। अगर आप सर से पढ़ रहे हो, सर भी आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ा देंगे, जैसे आपको अच्छा लगे। एक टीचर को पकड़ के चल लो भाई, आप दोनों को पकड़ के चलो, आपकी मर्जी है, हमें तो कोई इतराज नहीं है। ठीक है, अच्छा। मैथ्स के अंदर आपके पास सर हाशिम है और दूसरी टीचर सर आफ्ताब हैं। तो आप क्या करो, आप सिर्फ सर हाशिम की क्लास ले लो या सिर्फ सर आफ्ताब की क्लास ले लो। लेकिन अमूमन मैथ्स में ऐसा होता नहीं है। कैसा नहीं होता कि बच्चे को दिसंबर तक कोर्स ना मुकम्मल करना हो, क्योंकि जो मैंने 80% बच्चों का तस्करा किया ना कि जिन्हें दिसंबर तक कोर्स मुकम्मल करना होता है, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के ही बच्चे होते हैं। तो आप अगर आप प्रिटी श्योर हो इस बात को लेके कि यार जुलाई तक मैं कोर्स मुकम्मल करना है, मैं क्यों इतना तेज भागता हुआ जाऊं, तो टेंशन नहीं है। आप सिर्फ एक टीचर की क्लास लो, दूसरे टीचर की क्लास आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। सही। अच्छा, अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में भी आपके पास 2 टीचर्स हैं। आप केमिस्ट्री में भी एक टीचर की क्लास लो, सर साद वक्कार की। सही है, मैं बता भी देता हूं किस किस दिन है ये वाली क्लासेस। आपको शेड्यूल मिला होगा ना, ये आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल मिला होगा। शेड्यूल के अंदर अगर आप फिजिक्स को देखोगे तो फिजिक्स में मेरी क्लासेस आपके पास सैटरडे और संडे वाले दिन है, बाकी के दिन मेरे साथ के दूसरे टीचर की क्लासेस हैं। सारे ही अच्छे टीचर्स हैं, ध्यान में रखना। सर हाशिम की क्लासेस मंडे और वेडनेसडे वाले दिन है आपके शेड्यूल में। जो मैथ्स है ना, वो मंडे वेडनेसडे सर हाशिम की है, बाकी दिन दूसरे टीचर की है मैथ्स की क्लासेस। और कंप्लीट कोर्स सब पढ़ाएंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाएगा यार आपने दूसरे टीचर का नहीं पढ़ा तो कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ। हम सबने कंप्लीट कोर्स पढ़ाना है, ये पहले दिन आपसे वादा किया है, परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ताकि हर बच्चा फैसिलिटेट हो ना। जिसने जल्दी कोर्स खत्म करना है वो भी खुश खुश जाए, तैयारी करके जाए। जिसने बाद में कोर्स खत्म करना है वो भी तसल्ली से करे। सर 7 की जो क्लासेस हैं वो आपके पास है थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन। सैटरडे और संडे जो केमिस्ट्री की क्लास है वो इनके अलावा दूसरे टीचर की है। तो हमने सीखा क्या, कुछ पूछने? हमने सीखा ये बेटा, इसको ना हर 5 मिनट के बाद यहां से रिफ्रेश कर। हमने सीखा ये कि अगर आपने दिसंबर तक कोर्स मुकम्मल करना है या तेजी से कोर्स मुकम्मल करना है तो आउट क्लास फैकल्टी के साथ आप इस तरह से कर सकते हो। सही है। अगर आपने ऐसा नहीं करना, अगर आपने
तसल्ली से जुलाई तक कोर्स मुकम्मल करना है तो दो जो टीचर्स हैं इस सेट के अंदर, उसमें से किसी एक टीचर को आप पकड़ लो और अपना कोर्स मुकम्मल कर लो, क्या टेंशन है। ठीक है, तो परेशानी की हमारे पास कोई बात नहीं है, इसको आपने ध्यान में रखिएगा। शेड्यूल आपको ग्रुप में मिल जाएगा, उसके हवाले से आपने कतई तौर पे परेशान नहीं होना है। आगे चलते हैं, ये वाली बातचीत हो गई हमारे पास। ठीक है, प्रैक्टिस शीट्स आपको हर सब्जेक्ट का हर टीचर देगा। मैं क्लास ले रहा हूं, मैं भी आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, सर रोनल्ड क्लास लेंगे वो भी आपको प्रैक्टिस शीट देंगे, हाशिम भाई क्लास लेंगे वो भी देंगे, सर हाशिम के साथ सर आफ्ताब लेंगे वो भी देंगे। मतलब हमारी क्लास का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्लास का स्ट्रक्चर मैं फिर रिपीट कर देता हूं, और ये मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से बता रहा हूं, फिजिक्स के टीचर की हैसियत से नहीं बता रहा। यही रहेगा कि क्लास के अंदर आपको लेक्चर दिया जाएगा, ये लेक्चर सारे बोर्ड की किताबों से रिलेटेड है। उसके बाद आपको शीट दी जाएगी, इस शीट में आपके पास अच्छे क्वेश्चन मौजूद होंगे जिनको आप सॉल्व करोगे, और जब सॉल्व करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। इस लेवल की चीज आपने नहीं देखी होगी। फिर आपको इस शीट की साथ में मिलेगी ताकि आप तसल्ली से कर सको। ठीक है, बाकी आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग और जो लेक्चर के नोट्स है ना वो आपको लाजमी दिए जाएंगे, इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब यहां तक मुझे बता दो पहले कि सब चीज क्लियर है, तो मैं जो है ना वो पहले यहां तक आपके क्वेश्चन ले लेता हूं और फिर जो है ना वो क्या करता हूं, आगे चलता हूं और कुछ चीजें और आपको डिस्कस करता हूं। यहां तक मुझे बता दो सब चीज क्लियर है? नहीं मेरा बेटा, बीकेट और ईकेट के सेम मैथ्स के टीचर नहीं है, बिजनेस मैथ्स के टीचर्स अलग है और इंजीनियरिंग के टीचर्स अलग हैं। आपका भी इंट्रोडक्शन सेशन होगा ना, सैटरडे और संडे टीचर्स का इंट्रोडक्शन सेशन है। आपके पास सैटरडे और संडे वाले दिन सिर्फ टीचर्स का इंट्रोडक्शन सेशन है अपने अपने सब्जेक्ट को लेके। अभी मैंने फिजिक्स के बारे में जैसे गाइड किया ना, हर सब्जेक्ट टीचर आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में आकर के ऐसे ही गाइडलाइन देगा कि हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया, मैं क्लास 12 से शुरू करूंगा, पहले हीट एंड थर्मो पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। यानी कि आप अपना जो क्लास 12 साथ में पढ़ रहे हो ना, उसके साथ आपको जबरदस्त किस्म की तैयारी हो जाएगी, बोर्ड की भी और एप्टीट्यूड की भी। मैंने क्लास 12 इसीलिए जान पूछ के अपने पास रखा था। ठीक है, क्लियर हो गया? सर हाशिम गालिबन पहले क्लास 11 पढ़ाएंगे और पैरेलल वाले टीचर पहले क्लास 12 पढ़ाएंगे दिसंबर तक। दिसंबर के बाद स्विच हो जाएगा, सर हाशिम क्लास 12 में आ जाएंगे और पैरेलल टीचर क्लास 11 पे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से चलेगा। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? कोई टेंशन तो नहीं है? ये ऊपर से कुछ बोलने आए थे, ले जाओ इसका जाती नंबर ऐड कर देना। ठीक है, अगर हम ओवरऑल आपसे ये स्टडी करते हैं तो क्या बोर्ड्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी? देखो, बोर्ड्स की तैयारी के अंदर ना आपको डेरिवेशंस आनी चाहिए। हम यहां पे आपको डेरिवेशन नहीं करा रहे होंगे, ध्यान में रखना, हम यहां पे डेरिवेशन नहीं कराएंगे। अगर आपने वो डेरिवेशन पहले से की हुई है ना, तो आपको उन डेरिवेशन का मतलब नहीं पता होगा। हम यहां पे उन डेरिवेशंस का मतलब, मकसद, मफहूम, ये सब चीजें आपको बता देंगे कि डेरिवेशन जो आपकी है ना, उसके अंदर किस चीज से क्या मुराद है, जो कॉन्सेप्ट की रूह है ना वो आपके अंदर तक उतार देंगे। लेकिन डेरिवेशन हम यहां पे नहीं करा रहे होंगे, हमारा मकसद नहीं है डेरिवेशन का ना। ठीक है, बेटा अब किस यूनिवर्सिटी का बच्चा क्या पढ़ेगा उसके लिए आपके पास कोऑर्डिनेटर सर मौजूद हैं, आप उनसे पूछ लो, आपको गाइड कर देंगे। बाकी जो मुझे यहां पे सवाल नजर आ रहा है, फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए आपको बीकेट की मैथ्स भी पढ़नी होगी और ई कैट की मैथ्स भी पढ़नी होगी। ठीक है, दोनों पढ़नी होगी। ये भी एक अच्छा सवाल है कि सर जो आप शीट देंगे उसमें क्वेश्चंस कौन से होंगे। देखो मेरे बेटा, आपको बता देता हूं, मेरे बच्चे, आपको जो शीट मिलेगी ना क्लास के बाद, शीट के बारे में भी यही है, ध्यान में रखना, और जो आपके टेस्ट होंगे ना उनके बारे में भी यही है। जो आपको शीट मिलेगी ना, कहां पर, क्लास के बाद जो शीट मिलेगी, उस शीट में भी और टेस्ट जो आपके वीकली टेस्ट होंगे, हर वीक के टेस्ट होंगे, इन दोनों में जो क्वेश्चंस होंगे ना
ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिए जाएंगे, आपको इसका अंदाजा बखूबी हो जाएगा जब आप वो देखो। पहला दिन है ना, नोट कर लो अपने पास, आप में से वो बच्चा जो हमारे 80% टेस्ट देगा, 80% टेस्ट देगा। मान लो आपके पूरे सेशन में 100 टेस्ट हुए, 100 में से आपने 80 टेस्ट दिए, 20 टेस्ट छोड़ दिए, आपकी पोजीशन आएगी, गारंटी से बता रहा हूं। 80% टेस्ट आपने दिए, 20% टेस्ट आपने छोड़ दिए, आपकी पोजीशन कंफर्म है। क्लियर है? इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, पहले दिन लिख के रख लो अपने पास। ये सारे के सारे जो हमारे होते हैं, ये कहां से होते हैं? पास पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे पास पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, हमारे ध्यान में रखना है इसको, ठीक है? पास पेपर के होते हैं या पास्ट पेपर जैसे क्वेश्चंस भी होते हैं, पास्ट पेपर जैसे क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है? पास्ट पेपर जैसे क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि जाहिर है आपको ताकि आइडिया दिया जा सके कि हमारे पास जो पास्ट पेपर है ना, इस जैसे मजीद क्वेश्चंस आप किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है? आइडिया हो गया? नेट 1 की प्रिपरेशन बिल्कुल हो जाएगी। मैंने कल के गाइडेंस सेशन में भी बताया था कि मेरे बच्चे नेट 1 आपका कब है? दिसंबर के पहले वीक में, और दिसंबर के पहले वीक तक हमारा 80-85% कोर्स खत्म हो चुका होगा, आराम से हो जाएगा। दिसंबर 31 तक तो मैंने आपसे एक बार कंप्लीट कोर्स का वादा किया है ना, और ये आपको नजर आएगा यहां पे। भाई इतनी सारी तो आपकी क्लासेस लगी हुई हैं, कैसे कोर्स मुकम्मल नहीं होगा? सही है, आपने सिर्फ अपने एंड पे हमारे साथ अच्छे से चलना है, एफर्ट्स पुट करनी है, जान मारनी है। आप हल्के नहीं पढ़ोगे, हम आपको हल्के पढ़ने नहीं देंगे, आप देख लेना, ठीक है? जी मेरे बेटा, आपके पास दिसंबर के अंदर जो चैप्टर्स आपके बाकी रह जाएंगे, 2-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट के, वो आपको खुद पढ़ने होंगे, बाकी हम पढ़ा देंगे। मतलब वो भी हम ही पढ़ा देंगे, लेकिन नेट 1 से पहले पढ़ने तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है? सब दे सकते हैं मेरे बच्चे, कोई मसला नहीं है। इनको भी देख ले जरा। सही है, सब कुछ समझ में आ गया मेरे बच्चे? मेरा बेटा, पोर्टल का एक्सेस अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो उसके लिए आप जो है ना वो क्या करो, आप अपने हैंड के ऊपर एक बार मैसेज कर दो। किसको मैसेज करोगे? एक बार मैसेज कर दो अपने पास कोऑर्डिनेटर को, और एडमिन के नंबर पे आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब मेरा ख्याल है रिपीटेड क्वेश्चन आना शुरू हो गए, आगे चलते हैं और आपको मजीद चीजें बता देते हैं। अब कुछ कॉमन मिथ्स डिस्कस कर लेते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है? ये मेरा बेटा कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो शायद आप में से किसी के जहन में हो और शायद आप में से किसी के जहन में ना हो, ठीक है? मैं डिस्कस कर लेता हूं, बता भी देता हूं। अब गौर से तसल्ली से सुनते जाना जो मैं आपसे बातें डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? अब जो है ना, मैं अपना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं, अब जो है ना मैं आपका फिजिक्स का टीचर हूं, ठीक है? कॉमन मिथ्स। कॉमन मिथ क्या होती है सर? मिथ क्या होती है पहले तो ये बताते हैं, हमें तो यही नहीं पता मिथ क्या होती है। भाई साहब, मिथ से यह मुराद होती है कि कोई ऐसी चीज जिसका कोई सर पैर ना हो, कोई ऐसी चीज जिसका कोई सर पैर ना हो, लेकिन हम मान के चलते हो। जैसे बचपन में जब आप बोलते थे कि मुझे बाहर जाना है, तो घर वाले बोलते थे बाहर नहीं जाओ, अल्लाह बाबा आ जाएगा। क्या कोई अल्लाह बाबा होता था? नहीं, अल्लाह बाबा तो कोई भी नहीं होता था। तो फिर घर वाले आपको क्यों कहते थे कि बाहर नहीं जाओ, अल्लाह बाबा आ जाएगा? वो घर वाले आपको ऐसा इसलिए कहते थे बच्चे, क्योंकि रीजन क्या था उसका रीजन ये था कि बाहर जाओगे, धूल मिट्टी है, जरासीम लग जाएंगे, कोई किडनैप करके ना ले जाए, कोई अगवा ना कर ले, समझ रहे हो? कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं गिर ना जाओ, चोट ना लग जाए, ये रीजन हुआ करती थी। अल्लाह बाबा कोई नहीं था। तो ये जो अल्लाह बाबा वाली थी ना, ये आपके पास एक मिथ थी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही फिजिक्स के अंदर भी ना हमारे पास लोगों ने बहुत सारी मिथ्स मशहूर की हुई हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना, ये आप सुनते आते होगे और ये गलत है सारी। नंबर 1, पहली मिथ नंबर 1, मिथ नंबर 1 ये है कि थ्योरी तो मुझे सुनी होगी आपने, आप में से भी अक्सर बच्चों का ये होगा, थ्योरी तो मुझे आती है लेकिन
न्यूमेरिकल्स नहीं आते। जरा मुझे बताना चैट सेक्शन में कितने लोगों को ये वाला मसला है, बताओ भाई। थ्योरी तो मुझे आती है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं आते। हाँ भाई बोलो भाई, थ्योरी आती है न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बोलो भाई। हाँ भाई, थ्योरी आती है न्यूमेरिकल नहीं आते। आ रहे ना मसले, ये देखो बच्चों के आ रहे मसले। थ्योरी आती है न्यूमेरिकल नहीं आते। अब इसका मजेदार बात बताऊं, तुम्हें थ्योरी भी नहीं आती, ठीक है, तुम्हें थ्योरी नहीं आती, ये मिथ है, ये मिथ है कि तुम्हें थ्योरी आती है और न्यूमेरिकल नहीं आते। जो चीज तुम्हें आती है ना उसे थ्योरी नहीं कहते, क्योंकि अगर तुम्हें थ्योरी आती होती ना, जरा समझना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता क्या है, जरा इसको एनालाइज कर लो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल किस चीज को कहते हैं? न्यूमेरिकल क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता, आपके पास एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। भाई अगर आपको एक चीज की थ्योरी आती है, जो बकौल आपको आती है, तो उसको अप्लाई करके किसी रियल लाइफ एग्जांपल पे सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रही ना, इसका मतलब जो आप क्लेम कर रहे हो ना कि आपको थ्योरी आती है, आप गलत क्लेम कर रहे हो। अब समझना, पहली क्लास है ना, तो आईना देखो अच्छे से। आपको थ्योरी नहीं आती, आपको जो चीज आती है ना, आपने डेरिवेशन का रट्टा मारा हुआ है और आपने 6-6 दफा वो डेरिवेशन लिख लिख के अपने हाथ से प्रैक्टिस की हुई है। दैट इज नॉट थ्योरी। थ्योरी का मतलब यह है कि आपको उस डेरिवेशन में एक एक चीज का मतलब पता हो कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो क्या होगा, या इसको यहां से बदल दूंगा तो क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट कैसे ड्राइव हुआ है, क्या इससे रिलेटेड स्टफ है, ये सारी चीजें होती है जो कि थ्योरी के अंदर होती हैं। तो अगर किसी का ये वाला मसला है ना, तो भाई आप जहन में रखना, मैं आपकी सबसे पहले थ्योरी ही क्लियर करा रहा हूंगा। थ्योरी क्लियर हो जाएगी, न्यूमेरिकल्स खुद हो जाएंगे। आपको पता है जो मेरा लेक्चर चलेगा, लेक्चर के अंदर अगर मेरा 3 घंटे का लेक्चर है, 3 में से मैं 2 घंटे आपको थ्योरी सीधी कराने में लगाऊंगा, सिर्फ 1 घंटा मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे लेके जाऊंगा। सिर्फ 1 घंटा, वो भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं। न्यूमेरिकल में मैं सिर्फ आपका हाथ खोलने के लिए, आपके हाथ को रवा करने के लिए, दिमाग को सोचने पर मजबूर करने के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है, वरना मुझे लाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसको ध्यान में रखना। अगर आपको थ्योरी तमीज से आती है, ये वाला पार्ट कोई मसला ही नहीं है। ये फिर मैं बता रहा हूं, पहले दिन है, लिख लो इसको अपने पास। तो ये मिथ है कि थ्योरी आती है न्यूमेरिकल नहीं आती। जितने बच्चों को ऐसा लगता है ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि आपको थ्योरी नहीं आती है। थ्योरी सीखना अब मेरी क्लास में, आपको पता चलेगा थ्योरी क्या होती है। ये पहली चीज। अब आते हैं दूसरी मिथ की तरफ। दूसरी मिथ की तरफ, सर हम फलाने कोचिंग में पढ़ा करते थे, वहां हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो हमें पेपर से पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया करते थे, हम वो तैयार किया करते थे और हमारे पेपर में पूरे मार्क्स आ जाया करते थे। सर आप भी ऐसे कोई 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दें। बेटा ये बाहर जाके देखो ना, ये क्यों बज रही है। और शाहिद भाई कहां है? शाहिद भाई को बोलो यहां से हिले नहीं अभी, ठीक है। तो हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया करते थे, वो जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम कर लिया करते थे, और पेपर में हमारे वहीं से क्वेश्चन आया करता था, सब चीजें हमारे पास वहीं से आया करती थी। ठीक है सर, आप भी ऐसा कुछ कर दें, या आप क्या करें, आप भी हमें रेलेवेंट लेक्चर्स दे दें। आप भी क्या करें, आप भी हमें रेलेवेंट लेक्चर्स दे दें। रेलेवेंट लेक्चर्स भी कहते हैं इसको। बहुत सारे बच्चों की ये फरमाइश होती है कि सर आप भी हमें क्या करें, शॉर्ट लेक्चर्स दे दें, टू द पॉइंट लेक्चर्स दे दें, शॉर्ट लेक्चर दे दें, या आपके लेक्चर्स लेंथी ना हो, लेंथ उसमें ना हो। मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो एक मिथ है, ये भी एक मिथ है। वजह बहुत सिंपल सी है, देखो मैं इस मिसाल से समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? देखो अब हम उस स्टेज से आगे निकल गए कि आपके बोर्ड वाले आपकी किताब के आखिर से एग्जाम्पल नंबर 1 उठाएंगे और बोलेंगे इसको सॉल्व करो। आपकी किताब के आखिर से ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये 6 प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, 5 ईयर का रट्टा लगा लिया, सॉल्व कर लो। हमें क्या करना है? मैंने कल की गाइडेंस वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी का फ्रंट पेज दिखाया था। यस सर दिखाया था। वो जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी का फ्रंट पेज दिखाया था, जो कि आपने देखा होगा डेफिनेटली, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि यू आर सपोज टू कंसल्ट ऑल द रेलिवेंट टेक्स्ट बुक्स। लिखी थी ये बात सर, लिखी थी ये बात। जब ये बात लिखी थी तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये लेक्चर की लेंथ को कम कैसे कर सकता हूं? इस लेंथ को मैं कम कैसे करूंगा?
लेंथ को कम करने का मतलब यह है कि मैं आपके साथ इंसाफ नहीं कर रहा। क्यों भाई? अगर ओम्स लॉ से रिलेटेड कोई चीज सिंध बोर्ड में है वो भी बताना मेरा फर्ज है, पंजाब बोर्ड में है वो भी बताना मेरा फर्ज है। अब ये बताना तो बहुत अजीब सा लगेगा ना कि ओम्स लॉ की ये वाली बात पंजाब बोर्ड में है, ये बलूचिस्तान बोर्ड में है। बेहतर तरीका क्या होगा? बेहतर तरीका ये होगा कि मैं एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बनाऊं और आपको लेक्चर दे दूं, और लेक्चर देने के बाद आपको बोलूं कि भाई जिसकी किताब तुम्हारा दिल करता है जाके पढ़ लो, तुमसे सवाल बनना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा यही तरीका रहेगा। ये हमारी दूसरी मिथ है कि सर आप ना लेक्चर को रेलेवेंट नहीं रख रहे, या आपका लेक्चर शॉर्ट नहीं होता, आपका लेक्चर क्या है, बहुत लेंथी है। ये सारे मसले आपको 2-4 दिन के बाद फेस करने पड़ेंगे, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूं। मैंने कल की क्लास में भी ये बात बताई थी ना, ठीक है? मैंने ये वाली क्लास आपको कल की क्लास में भी ये वाली बात बताई थी कि अगर आप अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हो तो हम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हो तो फिर ये जगह आपके लिए नहीं है। सही है? ये आपकी दूसरी मिथ थी। अब आते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी चीज पे ये मिथ तो नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। इसको हम कर लेते हैं मिथ स्लैश प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम इसलिए कि हम इसमें कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सारी की सारी तो मिथ नहीं होंगी, ठीक है? अब आते हैं, सर मुझे सब आता है। ये तीसरा प्रॉब्लम कॉमन जो हम बच्चे से सुनते रहते हैं ना, वही बता रहा हूं। सर मुझे सब आता है, लेकिन पेपर में भूल जाता है, या न्यूमेरिकल के फॉर्मूले याद नहीं रहते, या फॉर्मूले याद नहीं रहते। ये वाला मसला कितने बच्चों के साथ है? ये वाला मसला कितने बच्चों के साथ है? बेटा इसको रिफ्रेश करो वापस। ये वाला मसला कितने बच्चों के साथ है भाई जो लिखा है? जी मेरा बेटा क्लासेस यहीं पर होगी जहां आपको अभी नजर आ रही है। ये वाला मसला भी है कुछ बच्चों के साथ यकीनन। ऐसा ही है? अब देखो भाई, इस वाले मसले को हम कैसे हल करते हैं, ये वाला मसला समझ लो। मैंने आपको बारी बारी सबका बताना शुरू कर दिया ना। ये जो मैं आपने पहले प्रॉब्लम बताई थी, इसका मैंने बता दिया कि आपका मसला यहां थ्योरी के अंदर ही है। थ्योरी सीधी करोगे ये खुद ही हो जाएगा, मैं आपको क्लास में ये करके दिखाऊंगा। रेलिवेंट लेक्चर्स लेंथ कम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप लेंथ कम करने की तरफ जाओगे ना तो फिर आप हर चीज कवर नहीं करोगे, आप अपने डोमेन से बाहर चले जाओगे, ठीक है? मतलब डोमेन से पीछे रह जाओगे, बाहर नहीं चले जाओगे। अब तीसरा वाला जो है ना, सर मुझे सब आता है लेकिन पेपर में भूल जाता है, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपने सिर्फ वो फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? तसल्ली से। मैंने अभी आपको बताया कि आपके वीकली टेस्ट होंगे। आपके टेस्ट कैसे होंगे? वीकली टेस्ट्स होते रहेंगे, वीकली टेस्ट्स होते रहेंगे, ऐसे ही है, वीकली टेस्ट आपके चलेंगे। अब जब मेरे बच्चे आपके वीकली टेस्ट चलेंगे ना, तो वीकली टेस्ट के लिए आपने कुछ नहीं करना। आपके जो अंदर का डर है, खौफ है ना, वो हम आपका वीकली टेस्ट के अंदर निकाल देंगे। अब आप सोचो कि साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52। आपने अगर 52 में से 40 टेस्ट भी दिए तो आपका खौफ तो निकल जाएगा ना। मतलब जैसे क्वेश्चन आपने पेपर में जाके देखने हैं, वैसे क्वेश्चन हम आपको यहां पे टेस्ट में हर हफ्ते दिखाएंगे, आपका रिजल्ट आएगा। वैसे ही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम आपके यहां से लेके चल रहे होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये वाला आपका जो मसला निकलेगा ना, ये आपका टेस्ट देने से निकलेगा। टेस्ट देने से क्या होगा, आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि यार ये जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं ना, ये मुझे पहले से क्या है, आते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात हमारे पास नहीं है। ये वाली चीज, ठीक है? ये एक मसला था, ठीक है? और कोई मसला बता दो जो यहां लिख के मैं डिफाइन कर दूं, वरना आगे चलूं मैं। कोई और मसला?
जी मेरे बेटा, मैं क्लास 12 के बाद क्लास 11 का कोर्स भी पढ़ाऊंगा, बताया तो है मैंने। दूसरे सर भी पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, मैं भी पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, परेशानी नहीं है कोई। ठीक है। एमडी कैट में मैथ्स का मसला होता है। हमारी जो पहली क्लास रहेगी वो बेसिक मैथ्स को ही लेके रहेगी। आपको सबसे पहले बेसिक मैथ्स के बारे में ही चीजें बताई जाएंगी यहाँ पे, कि बेसिक मैथ्स को आपने किस तरह से पढ़ना है, कैसे करना है, ताकि आपको विदाउट कैलकुलेटर मसला हो जाए। ठीक है मेरा बेटा, जाहिर सी बात है आपको लेक्चर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वो हमारा काम है। बेटा मैं अगर पहले क्लास 11 पढ़ा सका तो जरूर पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी तक तो मेरा इरादा पहले क्लास 12 पढ़ाने का है। ठीक है। पोर्टल में जो डाटा प्रोवाइड किया उसे आपने इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आपने ना एक बोतल खरीदनी है, एक्योफिना की नहीं खरीदना है, वो इसराइल की कंपनी का है, तो उसका तो आजकल बाइकआउट चल रहा है। कोई सी भी पाकिस्तानी एक पानी की बोतल खरीदना, आपका जो भी एक लैपटॉप है या जिसके अंदर क्रैक यूनी पोर्टल खुला हुआ है, उस पोर्टल को चूल्हे पे रखना, जलाना, उसकी राख बनाना, पानी में डालना, ऐसे शेक करना, पी लेना, सारे नोट्स तुम्हारे अंदर उतर गए। ये कैसा बेहुदा सवाल है कि इस नोट्स को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ओ भाई लेक्चर देख, सही है, लेक्चर जो पिछले साल के लेक्चर का पूछ रहे हो ना, तो लेक्चर देखो, उसमें जिस चैप्टर के तुमने देखने हैं उसकी टीपीबी भी साथ मौजूद है, उसके क्वेश्चन बैंक भी साथ मौजूद है, वो प्रैक्टिस करो उसके अंदर। ठीक है, क्लियर है। जी मेरा बेटा, हर सब्जेक्ट की आपको क्लास रिकॉर्डिंग डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, एनटीएस की तैयारी भी होगी भाई। एनटीएस के अंदर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश आता है और एनालिटिकल रीजनिंग और मैथ्स आता है, आपको सब यहां पे कवर कराएंगे। ठीक है, आईक्यू भी आपको बिजनेस मैथ्स में कवर कराई जाएगी भाई। ये वाले भी सारे के सारे सुन लो एक बार। ये जो आपका बिजनेस मैथ्स का पोर्शन है ना, अभी बिजनेस मैथ्स की भी कल इंट्रोडक्शन क्लास होगी हमारे पास। इस बिजनेस मैथ्स के अंदर क्या क्या कुछ कवर कराया जाएगा जरा इसको समझ लो। ठीक है, ये अपने पास ये नक्शा अपने पास ड्रॉ करके रख लेना। ठीक है, ये बिजनेस मैथ्स के अंदर आपको क्या क्या कवर कराया जाएगा, ये सब चीजें बिजनेस मैथ्स में ही आती हैं। बिजनेस मैथ्स में आपको कवर कराया जाएगा आईक्यू, कवर कराया जाएगा जर्नल मैथ्स, कवर कराया जाएगा आपको बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथमेटिक्स, ये कवर कराया जाएगा। कवर कराया जाएगा आपको एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग कराया जाएगा आपको, वर्बल रीजनिंग कराया जाएगा आपको, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये सब चीजें आपको जर्नल मैथ्स और बेसिक मैथ्स में ही कवर कराई जाएंगी, परेशानी की बात नहीं है। जो आपका फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर चीजें पूछी जाती है ना, कोडिंग, डिकोडिंग, पिक्चर पैटर्न, वो सब चीजें यही आती हैं। ये सब कवर कराया जाएगा आपको, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मेरा बेटा, प्रॉपर शेड्यूल तो कल मैंने क्लास में दिखाया तो था, वही प्रॉपर शेड्यूल है, वो बस आपके ग्रुप में आ जाएगा, अलग से थोड़ी है कोई शेड्यूल और आपका। लॉजिकल रीजनिंग की एमडी कैट की क्लासेस भी होंगी और आगा खान के लिए मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस भी होंगी, वो बाद में होंगी, अभी नहीं होंगी। ठीक है, पेपर्स के बाद होंगी सुकून से, वो अभी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, आप भूल जाओगे। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसको भी पढ़ाने की। रिजल्ट भी पोर्टल पर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और कोई सवाल? और कोई सवाल जो आप लोग पूछना चाह रहे हो? दोनों चीजों को आप साइड बाय साइड कैसे लेके चल सकते हो, अब्दुल हादी इमरान, मैं गाइड कर देता हूं। ठीक है यार, ये अक्सर बच्चों का सवाल आ रहा है, इसको भी मैं बता देते हैं। देखो भैया, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है ना कि हाउ टू मैनेज, ये सारे के सारे लोग सुन लेना। ये जो अभी अब्दुल हादी ने पूछा, इससे पहले भी मेरा ख्याल है एक बच्ची ये सवाल पूछ रही थी, मतलब हाउ टू मैनेज बोथ द थिंग्स। बोथ द थिंग्स में क्या क्या चीजें हैं भाई?
ये सुन लेना। बोथ द थिंग्स के अंदर आपके पास है जो आपकी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन है। एप्टीट्यूड से क्या मुराद है? एप्टीट्यूड से आपका मुराद है ई कैट, एमडी कैट, बी कैट की प्रिपरेशन अलोंग विद योर बोर्ड्स या आपका जो CIEs है, ठीक है, इनके साथ आप इनको कैसे मैनेज कर सकते हो। सही है ना? आप में से यकीनन बाज लोग A लेवल्स वाले भी होंगे। जरा यहाँ पे लिखना कितने बच्चे A लेवल्स बैकग्राउंड से मौजूद है यहाँ पे, जिनका कैम्ब्रिज का बैकग्राउंड है। IBS CS के लिए आपको मैथ्स दोनों पढ़नी पड़ेगी, बिजनेस मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, ई कैट मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखो मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आपने जो है ना ये दोनों चीजें कैसे साथ में लेके मैनेज करके चलनी है। देखो मेरे बच्चे यहां पे सुनो, देखो पहली चीज ये समझ लेना कि चीजें मुश्किल जरूर होंगी, नामुमकिन नहीं है। क्यों? हर साल बहुत सारे बच्चे करते हैं ये वाला काम, आप अनोखे नहीं हो। हर साल बहुत सारे बच्चे ये वाला काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बल्कि पोजीशंस लेकर आते हैं इसी सिस्टम से होते हुए। देखो मेरे बच्चे, या तो आप कॉलेज गोइंग हो या आप कोचिंग जाते होगे। मतलब कॉलेज से मुराद ये है कि या तो आप कॉलेज रेगुलर जाने वाले हो या आप कोचिंग गोइंग बच्चे हो। मतलब ऐसे बच्चे यकीनन होते हैं जो कि प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज जाते हैं लेकिन कोचिंग में जाके पढ़ाई करते हैं, उनको हम कॉलेज गोइंग में काउंट नहीं करते, उनको हम कोचिंग गोइंग में काउंट करेंगे। सही? या तो आप रेगुलर यहां जाते हो या आप रेगुलर यहां जाते हो, मतलब आप पढ़ाई किसी एक जगह से कर रहे होगे जाके, ठीक है। अमूमी तौर पे जो जैसा होता है वो बता रहा हूं मैं आपको, दोनों के लिए जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा मामला, ठीक है। देख लो, अब देखो मेरे बच्चे, अगर तो आप जो है ना वो मिसाल के तौर पे कॉलेज गोइंग हो, तो कॉलेज गोइंग वाले बच्चे का मतलब ये है, सुनना गौर से, कॉलेज गोइंग वाले बच्चे का मतलब ये है कि आपके पास दोपहर में 3 बजे से लेकर रात में 10-11 बजे तक का टाइम आपके पास अवेलेबल है। ये टाइम आपके पास क्या है? अवेलेबल टाइम है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक ये अभी सिर्फ अवेलेबल टाइम की बात चल रही है, ठीक है। 3 बजे से नहीं अवेलेबल, 3 बजे से ना करो। 4 बजे से अवेलेबल है तो 3 बजे तक तो हम पहुंचते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। 4 से अवेलेबल है, 5 से अवेलेबल है, अवेलेबल टाइम की पहले बात चल रही है। अगर आप कोचिंग जाते हो रेगुलरली, कॉलेज आप सिर्फ प्रैक्टिकल करने जाते हो या आप कोचिंग जाते हो रेगुलरली, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे बच्चे आपके पास जो टाइम अवेलेबल है ना, आपके पास तो आइडियल टाइम अवेलेबल है। आपके पास सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का टाइम आपके पास ये अवेलेबल है। फिर कोचिंग से आने के बाद का टाइम भी आपके पास तो अवेलेबल है। आप इनके मुकाबले में आगे हो जो सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं, ये टाइम अवेलेबल आ गया आपके पास। अब देखो आपका जो शेड्यूल है, अभी मैं सिर्फ एक जनरल गाइडेंस दे रहा हूं, जहन में रखना, लाजमी नहीं है कि आप में से हर बच्चा यही गाइडेंस को फॉलो करे। आप अपनी अपनी शेड्यूल और रूटीन के लिहाज से इसको वेरी कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी दिन कॉलेज जाना है, उस दिन कोचिंग नहीं है, तो आप इस रूटीन पे आ जाओ। जिस दिन कोचिंग जाना है, कॉलेज नहीं है, उस रूटीन पे चले जाओ। तो आपके हाथ में ना, वेरी तो आप करोगे, हम थोड़ी करेंगे, ठीक है। अब देखो गौर से, यहां पे हमारे पास आप में से जैसे ये वाला जो बच्चा है सुबह 7 से 3 वाला, सुबह 7 से 3 के अंदर वीक डेज में हमारी कोई क्लास नहीं है, ऐसे ही है। और 3 बजे के बाद ये बच्चा कोचिंग के अंदर है, तो ये जो बच्चा ये लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकता, कोई मसला नहीं है। लाइव क्लास की देर एंड देन रिकॉर्डिंग मिलेगी। वो सिर्फ इस बात को मेक श्योर करे कि इस टाइम में अपनी जो रिकॉर्डिंग्स है ना, इनको पूरा करता हुआ जाए। रिकॉर्डिंग को क्या करे? पूरा करता हुआ जाए, बस ये इसको मेक श्योर कर ले। रिकॉर्डिंग को क्या करे? पूरा कर ले। सर ये बताएं कि इसमें बोर्ड्स की तैयारी कैसे हुई? साथ में बोर्ड्स की तैयारी कैसे हुई मैं बताया तो। आप अगर कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग वाले आपके मंथली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर टेस्ट ले रहे होते होंगे। उस टेस्ट के अंदर आप कभी नोट करना, जो हम पढ़ाएंगे और जो आपके कोचिंग का टेस्ट होगा, कोचिंग के टेस्ट के लिए आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। कोचिंग के टेस्ट के लिए आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। याद करना अलग चीज होती है, हमारे वाले केस में आपको समझ के अप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों में फर्क है।
यहां पे आपको टेस्ट के लिए टाइम कम लगेगा प्रिपेयर करने में। क्यों? क्योंकि आपको याद करना है, यहां पे समझना इतना खास नहीं होगा। ट्राई करके देख लेना भाई। अगर तुमने मिर्जा गालिब की जिंदगी पे कोई चीज याद करनी है तो उसमें क्या समझोगे बैठ के? अगर तुमने पाकिस्तानी स्टडीज के कोई नोट्स याद करने हैं तो उसमें समझने वाला क्या है? अगर तुम्हें फिजिक्स की कोई डेरिवेशन करनी है तो उसमें समझने वाली क्या चीज है? अगर डेरिवेशन का रट्टा मार रहे हो, वो समझा तो हम रहे होंगे इधर। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से चलेगा ये चीज, ठीक है। आप कोचिंग का काम सिर्फ ये करो कि कोचिंग की क्लासेस लो और जो आपके टेस्ट है ना उनको याद करके आप जितना दे सकते हो वो दे दो। ये आपकी मेजर चीज चलेगी, ध्यान में रखें। जो कॉलेज जाने वाले हैं वो रिकॉर्डिंग पे ना जाएं, इनके पास ये टाइम अवेलेबल है। इसी टाइम में हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप अपनी लाइव क्लासेस ज्वाइन करो तसल्ली के साथ, और क्लासेस का काम क्लासेस के अंदर करते हुए जाओ। जो टाइम आपका लाइव क्लासेस से यहाँ पे बच जाए, किसी दिन क्लास नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, जो कॉलेज का कोई होमवर्क वगैरह मिला है उसको आप कवर करने की तरफ जाओ। दूसरी चीज, अब फिर से अगेन केस टू केस वेरी करेगा, लेकिन मैं एक जनरल चीज बता देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे आप में से जो लोग इंजीनियरिंग वाले हैं, इंजीनियरिंग में दोनों आ जाते हैं, ईकेट वाले भी आ जाते हैं और बीएस वाले भी आ जाते हैं। जो आप में से इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, आपको ये बात तो अच्छे से पता होगी, जरा मुझे चैट पे बता देना ये बात आपको पता है या नहीं, कि इंजीनियरिंग की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब की क्लास 11 की परसेंटेज काउंट होती है ऑलमोस्ट 99% of the universities in engineering they basically ask for your grade 11 percentage। grade 12 की परसेंटेज का तो उनसे कंसर्न ही नहीं होता। ये इंजीनियरिंग वालों की बात चल रही है। आइडिया है आपको इसका या नहीं? आइडिया है? हो रहा है आइडिया? तो अब आप ऑटोमेटिकली सोच लो कि आपको ज्यादा अपना फोकस कहां पे रखना है, इधर के इधर। आइडिया हो गया ऑटोमेटिकली आपको। अब सर मेडिकल वाला बच्चा क्या करे फिर? अभी बता देते हैं। मैंने बिल्कुल शुरू के अंदर मेडिकल वाले बच्चे को एक गाइडेंस दी थी, यहां पे बिल्कुल शुरू में बता देते हैं। ये देखो यहां पे मैंने गाइडेंस दी थी आपको। इस जगह पे क्या कहा था मैंने कहा था आपको दो दो टीचर पढ़ा रहे हैं कोर सब्जेक्ट के। अगर आप मेडिकल वाले बच्चे हो तो इसका मतलब आपको कंफर्म है ना कि आपने और किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इम्तिहान नहीं देना। यानी कि आप मेडिकल वाले हो तो आपने एनईडी यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर नहीं लेना, यूईटी में सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई नहीं करना, किसी और यूनिवर्सिटी में आपने कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड के लिए नहीं जाना, अगर आपका जो डाई हार्ड ड्रीम है वो व्हाइट कोट है। तो क्लियर है आपको ये बात? तो फिर आप इस पूरे वीक के शेड्यूल को फॉलो क्यों कर रहे हो? आप एक एक टीचर को पकड़ो और बस उनसे अपनी पढ़ाई पूरी करो। और समझ में आ रहा है? फिजिक्स का एक टीचर ले लो, केमिस्ट्री का एक टीचर ले लो, बायो तो एक ही टीचर पढ़ा रहा है, खत्म हो गई कहानी, मसला हल हो गया आपका। मतलब ऑटोमेटिकली क्लासेस कम हो गई ना। जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको बोर्ड पे वैसे भी अपना टाइम देने की कम जरूरत है, क्योंकि उनसे तो क्लास 11 की परसेंटेज पूछी जाएगी। क्लियर है? और बीकेट वालों की तो वैसे ही क्लासेस कम है, तो मसला सॉर्ट आउट हो गया। समझ में आ गया किस तरह से करना है? बोलो। नहीं मैंने ये नहीं बोला कि बोर्ड छोड़ दो भाई, ठीक है, बोर्ड छोड़ने नहीं बोला। बोर्ड में सप्ली आ गई ना तो कोई यूनिवर्सिटी दाखला नहीं देगी, जहन में रख लेना ये बात। क्लियर है? आइडिया हो गया? जो गैप ईयर वाले हैं ना उनको तो चाहिए, वो बोलेंगे सर आपने जो क्लासेस लगाई हुई है ना वो कम है, आप हमें और ज्यादा क्लासेस दें। ठीक है? जो गैप ईयर वाले हैं उनके पास तो सुबह से शाम तक का टाइम अवेलेबल है पढ़ने के लिए ही, और करना क्या है? और कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना। ए लेवल्स वालों की ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी काउंट होती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप ये बात, ठीक है। ट्वेल्थ का रिजल्ट आ जाए उसके बावजूद भी आपका फर्स्ट ईयर की बेस पे दाखिला होता है इंजीनियरिंग के अंदर। पिछले चंद सालों से कोविड के बाद ये वाली पॉलिसी शुरू हुई थी और अभी तक ये वाली पॉलिसी आपकी जारी और सारी चल रही है, जहन में रखिएगा इस बात को, ठीक है। और कोई चीज जो आप पूछना चाह रहे हो? जी मेरा बेटा, अगर आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी लम्स, नस्ट, फास्ट और जीआई की आई है तो आप अपना जो वो है ना वो छोड़ सकते हो केमिस्ट्री को, कोई परेशानी की बात आपके पास नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, मुझे ये बता दो कि ये जितने बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि हाउ टू मैनेज बोथ, आइडिया हो गया? बोलो भाई, आइडिया हो गया? मैंने आपको आइडिया दे दिया, एक रफ आइडिया। ऑब्वियस सी बात है ये वेरी करता रहेगा हर बंदे के लिहाज से। सर प्लीज।
अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में बैच ले ले तो हम क्या करेंगे भाई? हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते, हम दुआ कर सकते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हो अच्छे से, बस। और क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, सिलेक्शन के लिए क्लास 11 में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? इसके लिए आपके पास कोऑर्डिनेटर साहब का नंबर है ना, आप उनसे राब्ता करेंगे ना, वो आपको गाइड कर देंगे इन चीजों से रिलेटेड। उनका जो है ना वो थोड़ा सा तजुर्बा ज्यादा है। अब जल्दी से ना मेरे बच्चे अपनी कॉपी निकाल लो, हम कुछ बेसिक मैथ्स का पार्ट जो है ना वो अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा सा जो हमारा बेसिक मैथ्स का पार्ट है ना उससे शुरू कर लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमने आज पूरे दिन में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो कॉपी निकालो अपने पास और थोड़ा सा हम कर लेते हैं। किसी ने मुझे बताया था कि सेकेंड ईयर की परसेंटेज अच्छी ना हो तो यूनिवर्सिटी एडमिशन कैंसिल कर देगी। बिल्कुल सही बताया था, बस उसने ये नहीं बताया था कि कितनी अच्छी ना हो। 60% तक पे आपको मिल जाता है, वो काउंट नहीं करते उसके आगे। ठीक है, एक बच्ची बोल रही है कि उसे नींद आ रही थी। मेरा बेटा लास्ट टाइम भी एक बच्चा था, उसे नींद आ रही थी, फिर वो जागा तो पता चला कि साल निकल गया, दोबारा हमारे कोर्स में बैठा पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो क्लास में बैठ के सोया मत करो, हर बात काम की होती है। ठीक है, आईबी एनटीएचपी के लिए बीकेट की मैथ्स पढ़नी है आपने। सर हाशिम मंडे वाले दिन लेंगे आपकी लाइव क्लास। ठीक है, जी जी हो जाएगी, काफी हद तक आपकी प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगी, अगर आप कॉलेज में नहीं भी हो तो भी। नेट के लिए आपको दोनों मैथ्स पढ़नी होंगी। यस, ठीक है, चले चलो। देखो मेरा बेटा, हम सबसे पहले जो चीज शुरू कर रहे हैं ना वो हमारे पास बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स के अंदर जो चीजें हैं वो आपके पास आहिस्ता 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 आती रहेंगी। अब देखो मेरा बेटा, आपने क्या करना है, और से देखो, आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है। स्क्वायर कैलकुलेट करना है, लेट से मैं आपको कहता हूं 56 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, ये काम है। ठीक है, ये जो अब आपको ट्रिक सिखाई जा रही है ना, इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए। मेरे साथ साथ अपने एंड पे ये स्क्वायर्स रिवाइज कर लेना और मुझे थम्स अप करके बता देना कि स्क्वायर्स रिवाइज कर लिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। जल्दी से मुझे बता दो यहां तक के स्क्वायर रिवाइज कर लिए? यार वो साथ में जो यूट्यूब वाला है ना वो भी दिखा दे जरा, देख ले एक नजर। बोलो मेरे बच्चे, क्या स्क्वायर रिवाइज कर लिए एक बार? बोलो भाई जल्दी जल्दी। यूईटी के लिए बेसिक मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग मैथ्स पूछी जाएगी आपसे सिर्फ। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब देखो मेरे बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे जो यहां पे इसका स्क्वायर निकालने के लिए तरीका यूज करेंगे ना मेरे बेटे, वो ये वाला है। 56 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तरीका गलत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखो समझाने का मकसद क्या है, ये तरीका गलत नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या है कि जब हम एप्टीट्यूड के अंदर काम करते हैं ना, या ई कैट, एमडी कैट, बी कैट के लिए काम करते हैं, तो मेरे बच्चे वहां पे आपके पास जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो की फैक्टर होता है। आपने वक्त को मैनेज करना होता है, टाइम को मैनेज करना होता है। यानी कि अगर आप ये वाला काम करते हो ना, मैं आपको मिसाल समझाता हूं। देखो अभी इंशाल्लाह हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे, मतलब मैं तो आपको क्लास 12 के बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन जो दूसरे टीचर है वो वेक्टर से आगाज करेंगे। तो आपको वेक्टर्स के अंदर एक फॉर्मूला याद होगा मैग्नीट्यूड निकालने का। किसी भी वेक्टर की जब हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी होती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। याद आ रही है ये चीज? अब कितना छोटा सा सवाल है ना, लेकिन आप इसमें देखो आपकी बेसिक मैथ्स इस सवाल को मुश्किल बना रही है। क्यों? ये स्क्वायर किया एक बार, ये स्क्वायर हुआ दूसरी बार, ये स्क्वायर हुआ तीसरी बार,
उसके बाद मेरे प्यारे बेटे आपको ये ओवरऑल अंडर रूट लेना है, यहां पे ओवरऑल इनको जोड़ के क्या करना है, अंडर रूट लेना है। अब आप सोचो कि अगर आपकी बेसिक मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहीं नहीं कहा कि यह तरीका गलत है, लेकिन ये इनकॉम्पिटेंट है, एफिशिएंट नहीं है। वजह भाई, पेपर में आपको टाइम मैनेज करना ही तो की फैक्टर है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, लेकिन अगर आप पेपर में उस डिफाइंड टाइम में मैग्नीट्यूड निकाल नहीं सकोगे तो फायदा क्या है उस आने का। गेटिंग माय पॉइंट? ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है। जब टाइम की कैद ना लगी हो ना, टाइम की शर्त ना लगी हो, टाइम बाउंड ना हुआ हो, तो आप ऐसे कर लेना। लेकिन हमें चूंकि इसमें भी करना है, पॉइंट समझ में आ रहा है, मसला समझ में आ रहा है, तो ये मैं गलत किसी को भी नहीं कह रहा, ये बिल्कुल सही तरीका है, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे? अब जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं ना, आपने इसी क्लास में उस तरीके की प्रैक्टिस करनी है, और क्लास के आखिर तक हम स्टॉप वॉच लगा के देखेंगे कि क्या 10 सेकंड में हमारा स्क्वायर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। तरीका सीखो जरा। ये हमारे पास आ रहा है 56 का स्क्वायर, 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर हमारे रिवाइज हैं। पहले आप इन दोनों का स्क्वायर लिख लो अलग अलग। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, मिला के लिख दिया इसे। यह आंसर नहीं है, अभी मिला के लिख दिया, सही। अब आपको यहां पे मेरे बच्चे 3 नंबर नजर आ रहे होंगे, इन 3 नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 3 नंबर को मल्टीप्लाई। 2 6 12, 2 6 12, 12 5 60, 2 6 12, 12 5 60। अब आप मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। 5 2 10, 10 6 60, ये भी चलेगा। 6 5 30, 32 60 से कर लो। एक डिजिट छोड़ा और आपने यहां पे इसको लिख दिया, ऐड कर लो। 6 3 + 0 3, 6 + 5 11, इधर आ गया 3 1 3 6, ये इसका आंसर है। एक बार इसको अपने हाथ से करो, एक बार इसको जल्दी से अपने हाथ से करो और मुझे बताओ हाथ से कर लिया। अभी मैं आपको स्टॉप वॉच लगा के कराऊंगा, ये 10 सेकंड के अंदर आएगा इसका आंसर। करो जल्दी से करो। देखो भैया, फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको मिसाल दे रहे हैं, आपको मिसाल के तौर पे फिर रिपीट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपको 58 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, सही। 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, मिला के लिख दिया 2 5 6 4। एक डिजिट हमेशा छोड़ना होता है। यहां पे आपको 3 नंबर लिखे नजर आ रहे हैं। 8 5 40, 42 80। कोई बोले मैंने ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना। 8 2 16, 16 5 80, आ गया आपके पास। ये 4 आया एज इट इज। 6 + 0 is 6, 5 + 8 is 13, 2 + 1 is 3, 3 3 6 4। जल्दी से करो एक बार इसको, ठीक है। चलो भाई जल्दी से कर लो इसको सॉल्व, एक बार हाथ से कर लो, मैं फिर समझा देता हूं। अरे मेरे बच्चे अभी टाइमर लगा के 10 सेकंड में निकालेंगे, बल्कि ये 10 सेकंड से भी आसान में इसको बास करने वाले 7 सेकंड में भी निकाल देते हैं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। थ्री डिजिट नंबर पे आपने ऐसे नहीं करना। जब फिजिक्स में 3 डिजिट नंबर आएगा तो बताएंगे ना आपको, अभी तो पहली क्लास है, अभी तो आपको मैं ये सिखा रहा हूं कि हमने फिजिक्स पढ़नी कैसे है। अभी फिजिक्स थोड़ी पढ़ाई है मैंने आपको, कहां पढ़ाई फिजिक्स मैंने आपको, ठीक है। अब चलो जल्दी से आगे चलते हैं, देखते हैं। 56 का निकाल लिया था ना आपने, अब जल्दी से एक काम ये करो, अब हम करते हैं लेट से 46 का स्क्वायर निकालो जल्दी से। 46 का स्क्वायर निकालो, जो तरीका बताया उसके ऊपर निकालो 46 का स्क्वायर। एनईटी में फिजिक्स बेटा किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर में जो फिजिक्स आती है ना, वो स्टैंडर्ड आती है। स्टैंडर्ड से क्या मुराद है? थ्योरी का वेटेज ज्यादा होता है 60%, न्यूमेरिकल का वेटेज कम होता है 40%, हमेशा ध्यान में रखना। जल्दी से निकालो और मुझे बताओ। निकाल लिया? यूट्यूब वाले भी निकाल लें भाई, जितने यूट्यूब पे बैठे हुए।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना जरा। सही है, ये नीचे जो लाइव लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक कर दो, वो लाइव पे चला जाएगा। नहीं बेटा, कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, जब भी तो ये सिखा रहा हूं। अच्छा, अगर अभी तक मेरे किसी बच्चे को नहीं समझ में आया ना, तो देखो मैं फिर बता देता हूं। आपने क्या करना है, 46 का स्क्वायर निकालना है। स्टेप 1, 36, 6 का स्क्वायर लिखा, 4 का स्क्वायर 16, मिला लिया, 1636। ये दो नंबर नजर आ रहे, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, एक डिजिट गया 48 आ गया, 6 आया एज इट इज, 3 + 8 इज 11, 6 + 4 10, और 10 में ये 1 ऐड किया तो 11। क्या आंसर आ रहा है भाई, 2116। क्लियर है। अब मैं आपको एक नंबर का स्क्वायर निकालने दे रहा हूं, मैं 10 तक की गिनती गिनूंगा, गौर से सुनना, 10 तक की गिनती गिनूंगा, आपने वो 10 तक की गिनती के अंदर निकालना है। जल्दी से निकालो 54 का स्क्वायर। काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 54 का स्क्वायर। अबे डन नहीं लिखना, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 2916, एक बच्चा बोल रहा है 3016, 2916 आ गया 10 सेकंड में आंसर, 10 सेकंड में आंसर आ गया। अब आप सोचो, आप इसी को ऐसे करते, अगर मिसाल दे रहा हूं, पहले इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इससे मल्टीप्लाई करते, फिर ऐड करते, तो आपका टाइम 10 सेकंड से ऊपर चला जाता। अभी आपका 10 सेकंड के अंदर हो गया, आपका मसला हल हो गया। तो हम 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर ऐसे निकाल रहे होंगे। क्लियर है। मैं भी निकाल के दिखा देता हूं आपको इसी का, ठीक है। इसका था भाई 54 का स्क्वायर था ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, नंबर नजर आ रहे, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, इधर आ गया हमारे पास 6 आया, 1 + 0 1, 5 + 4 9 2, 2916 आंसर आ गया हमारे पास, 2916। हाँ भाई, समझ में आ गया, क्लियर है। एक और चीज सीखें अब, चलो एक और चीज सीखते हैं। अब बताओ जल्दी से, अब जो मैं नंबर दे रहा हूं इसका स्क्वायर निकाल के बताओ। देखो, स्क्वायर निकालो 25 का, स्क्वायर निकालो 35 का, स्क्वायर निकालो 45 का, स्क्वायर निकालो 55 का। 25 का स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा 625, 35 का निकालोगे तो ये आएगा 1225, इसका निकालोगे तो ये आएगा 2025, इसका निकालोगे तो ये आएगा 3025। चेक कर लेना, जल्दी से बता दो, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। भाई टाइमर लगा के नोट करो, 10 सेकंड में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सारे के सारे हो गए। हाँ भाई, कुछ बेसिक मैथ्स समझ में आई कि बेसिक मैथ्स क्या होती है, किस तरह से होती है। इसी तरह से ना हम रूट निकालना भी सीखेंगे। आप दुनिया के किसी भी नंबर का रूट निकाल सकते हो विद इन 1 मिनट, बहुत आराम से। प्रैक्टिस पे लेके जाओगे तो 30 सेकंड्स तक में भी आ जाओगे, 20 सेकंड्स तक में भी आ जाओगे, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। 25 का नहीं आ रहा, मैं निकाल के दिखा देता हूं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, ये रहे 2 नंबर 3 नंबर, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 5 2 6 आ गया, ये रहा। सही है, मैच कर रहा है।
कोई मसला नहीं है मेरा बेटा, पहला दिन है ना आपका, प्रैक्टिस करते जाओ, आपका मसला हल हो जाएगा। फिर से एक बात, पहला दिन है लिख लो, प्रैक्टिस करते रहोगे ना 6-7 सेकंड में निकाल लोगे आप ये चीज, इसी साल के आखिर तक इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब आपको इसके अंदर एक मजेदार ट्रिक सिखाते हैं, मजेदार ट्रिक सीख लो। ये ट्रिक गौर से सीखना, क्योंकि ये ट्रिक जो है ना वो शुरू होते ही खत्म हो जाएगी, ध्यान में रखना। आप लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होगे कि ये क्या हुआ, इसलिए देख लो अच्छे से गौर से। मैंने स्क्वायर निकालना था किसका, 25 का। इसका स्क्वायर निकालना था 25 का। एक तरीका तो अभी हमने ऑलरेडी सीख लिया ना इसका स्क्वायर निकालने का। अब देखो गौर से, ये नंबर किस पे एंड हो रहा है, 5 पे, तो ये वाला तरीका सिर्फ उन नंबर्स के लिए जो कि टर्मिनेट हो रहे हैं 5 पे। वो नंबर जो कि 5 पे टर्मिनेट हो रहे हैं ना, उनके आखिर में आपने लिख दिया 25, लिख दिया। जो भी नंबर 5 पे एंड हो रहा है उसके आखिर में क्या लिख दिया, 25। ये पीछे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इस 2 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 3। 2 3 का क्या होता है, 6। ये आंसर है। मैं फिर बता रहा हूं, और से सुन लो। 35 का स्क्वायर निकालना है। ये 5 पे एंड हो रहा है। 5 की वजह से आपने यहां पे क्या लिख दिया, 25। ये क्या लिखा हुआ है, 3 से बड़ा नंबर कौन सा है, 4। 3 4 जा 12। अब इसको चेक कर लो इसी तरीके पर। 5 की वजह से यहां पे क्या आ गया, 25। ये क्या लिखा है, 4 से बड़ा नंबर 5। 4 5 जा 20। ये आ रहा था। अब जल्दी से निकाल लो अपने पास 65 इसी पैटर्न पे। 5 है, 5 की वजह से यहां क्या आ जाएगा, 25। ये क्या है, 6 से बड़ा 7। 7 6 जा। अब अगर तुम्हें 7 6 जा 42 नहीं आता ना तो मसला होगा, वरना ये देख के ही हो जाएगा हल। ठीक है, यानी कि ऐसे सारे के सारे नंबर जो कि 5 पे टर्मिनेट हो रहे हैं उनका हम डायरेक्टली देखकर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सही है, डायरेक्ट देखकर हल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 75 का निकाल लो। 5 की वजह से यहां क्या आएगा, 25। 7 से बड़ा नंबर 8 7 जा 56। तो 5 6 2 5 है। चेक कर लो 75 का स्क्वायर क्या आ रहा है। क्लियर है, बोलो भाई साहब, क्लियर है सबको हर चीज। बोलो भैया, सब चीज क्लियर हो गई, समझ में आती है। ठीक है, अब एक काम ये करो, जल्दी से स्क्वायर निकालो किसका, ट्वेंटी 21 का स्क्वायर निकालो, 42 का स्क्वायर निकालो जल्दी से। फिफ्टी 55 का भी आएगा मेरा बेटा। लेक्चर को दोबारा देखना 2 से 3 दफा और फिर अटेम्प्ट करना, 55 का भी आएगा, कैसे नहीं आएगा। 21 का निकालो और मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि 21 का स्क्वायर क्या आ रहा है। वो वाली जो ट्रिक है ना वो सिर्फ नंबर एंडिंग ऑन 5 पे लगेगी, वो वाली ट्रिक, वो सब पे नहीं लगती। जी इनको बता दें कि एक टीचर से पढ़ने पर भी आपका कोर्स में ख़त्म हो जाएगा आराम से। मैंने ये कहा है कि एक ही टीचर से पूरा कोर्स पढ़ने पर वो जो है ना कोर्स जाएगा आपका फेब तक, मई तक। ठीक है, अब जैसे सर हाशिम जो है वो पहले पढ़ाएंगे क्लास 11, उसके बाद पढ़ाएंगे क्लास 12, ऐसा ही है। तो सर हाशिम का जो अपना ज़ाती कोर्स है वो मई तक ख़त्म होगा। ट्वेंटी 21 का स्क्वायर क्या आ रहा है भाई, 21 का स्क्वायर आ रहा है 81। 21 का स्क्वायर बताया जा रहा है मुझे 81। अच्छा, और 42 का स्क्वायर क्या बता रहे हैं भाई, बता दो जल्दी से। 42 का 324, बाज लोग कह रहे हैं 244। 324 कंफर्म
441, 324 लिखना है। ऐसे ही है। भाई मुझे बता दो जल्दी से कि अक्सर बच्चों का यही आ रहा है। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास फिजिक्स के अंदर, अब ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर जो है ना, लेक्चर एक और, मतलब इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर ही आपका ये एक अब पार्ट है। क्या है समझो। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो फिजिक्स के अंदर ना कोई चीज रट्टा नहीं होती है। यूज ऑफ कॉमन सेंस इज एसेंशियल, ध्यान में रखना है इस बात को। कॉमन सेंस का इस्तेमाल जो है ना आपकी फिजिक्स की जिंदगी बहुत आसान कर देगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके लिए जो फिजिक्स की जिंदगी है वो मुश्किल हो जाएगी। हमारी फिजिक्स में रट्टा मारने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हमारी फिजिक्स में टोटल समझने समझाने का कॉन्सेप्ट चलेगा। समझना बहुत जरूरी है और कॉमन सेंस का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अब देखो कई दफा ऐसा होगा कि फिजिक्स में ना आपको देखकर नजर आएगा कि ये वाला आंसर तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों 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 क्यों? देखो समझो, मैं कह रहा हूं कि 21 का स्क्वायर 81 पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों सर? आपसे कोई पूछे 2 10 क्या होता है? 20, 3 10 30, ऐसे ही है ना। 4 10 40, 5 10 50। अगर मैं आपसे पूछूं 21 10 क्या होगा, तो आप बोलोगे 21 10 होगा 210। तो 21 20 जो होगा वो 210 से ज्यादा होगा यकीनन। तो 21 21 210 से कम कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस समझ रहे हो? ये आपने क्या निकाला है? आपने 21 का स्क्वायर निकाला है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इस नंबर को इसी से एक बार और मल्टीप्लाई कर देना, यही मतलब होता है मेरे ख्याल से तो इसका। अभी 21 10 210 है, तो 21 20 210 से ज्यादा होगा, तो 21 21 और ज्यादा होगा। इसका मतलब ये तो आपने आंसर निकाला था, ये गलत है। ये देखो पहली क्लास है, पहली क्लास में आपको ना ये बात समझना कि फिजिक्स में नंबर्स का कॉमन सेंस के साथ लिंक होना जरूरी है। ये मैथ्स नहीं है। मैथ्स में आप कोई भी नंबर ड्राइव करके ले आओ, समझ में आ जाएगा। फिजिक्स में नंबर का लॉजिक के साथ कनेक्शन बनाना या बनना बहुत जरूरी होता है। ये चीज मैं पूरे फिजिक्स में लेके चलूंगा एक्सट्रापोलेट करके, ध्यान में रखना कि पूरे फिजिक्स के अंदर आंसर आएगा। आपने हर टॉपिक में सेंस बनानी है कि ये आंसर ठीक है या गलत है, ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, लॉजिकल डिडक्शन से। देखो यहां पे ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? आपको बोला गया 21 इंटू 21, तो ये तो नहीं पॉसिबल। अब देखो यहां पे अगर आपसे मैं पूछूं कि 42 10 क्या होता है, 42 10 तो 42 10 होता है 420। आपसे पूछा था 42 42 तो 42 10 अगर 420 है तो 42 20 तो 840 हो जाएगा, फिर 1260 जाएगा। वो करते करते 42 42 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये वाला नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका आज का लेसन नंबर 2 है। यूज ऑफ कॉमन सेंस इज एसेंशियल इन फिजिक्स। जो आप आंसर ड्राइव कर रहे हो उसको ऐसे छोड़ना नहीं है, उसको सीखना है कि वो आपके कॉमन सेंस से कोई लॉजिक बना रहा है नहीं बना रहा। तो सर ये गलत क्यों हुआ? जो तरीका आपने बताया था हम तो उसी तरीके पे चले। मैं बताता हूं, मैंने अभी तरीका आपको आधा बताया था, आधा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ये सबक भी पढ़ाना था, इसलिए आधा तरीका मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। अब देखो 21 का स्क्वायर आपको मैं निकाल के दे रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। अब देखो 21 का स्क्वायर निकालना है। देखो समझो इस बात को, मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको बोला 1 का स्क्वायर, मैंने आपको बोला 1 का स्क्वायर लिखो, आपने लिख दिया। मैंने आपको बोला 2 का स्क्वायर लिख दो, आपने लिख दिया। मैंने बोला मेरे बच्चे इनको मिला के लिखो, आपने लिख दिया। मैंने बोला यार यहां पे आपको 3 नंबर नजर आ रहे हैं, आपने बोला जी सर। 2 1 2, 2 2 4, एक जगह छोड़ गई, 4 यहां आ गया। 1 आया एज इट इज नीचे, 4 + 4 8।
तो सर हमने भी तो यही किया था। हाँ तो बच्चे ये गलत है ना, अभी तो मैंने आपको बताया कि मैंने आपको पूरा तरीका नहीं बताया था। सर क्यों नहीं बताया था भाई? इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगर वो तरीका में अमूमन मैंने देखा है पहले बता देता हूं ना तो बच्चा भूल जाता है। अब इस सबक के बाद बताऊंगा ना तो अब आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब देखो क्या है, देखो 21 का स्क्वायर मैं फिर निकाल रहा हूं, यहां पे समझना। यहां पे तरीका ये था कि मेरे बच्चे ये वाला जो आपका नंबर है इसको आप कहते हो यूनिट प्लेस नंबर। क्या कहते हैं इसे हम? यूनिट प्लेस। वो बचपन में पढ़ते थे ना, अगर यहां पे कोई ऐसे नंबर लिखा हुआ है 401 तो ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है 100, तो इसको कहते हो आप यूनिट प्लेस का नंबर। ये क्या है? ये है आपका यूनिट प्लेस का नंबर। जो आपका यूनिट प्लेस का स्क्वायर है, गौर से सुनना, यानी कि जो एक्सट्रीम राइट नंबर का स्क्वायर है वो आपका हमेशा 2 डिजिट पर आना चाहिए, 2 डिजिट पर होगा। जो आपका यूनिट प्लेस का स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा? 2 डिजिट पे। तो यहां गलती क्यों हुई? क्योंकि ये इसका स्क्वायर क्या आ रहा था 1। सर जब आप पढ़ा रहे थे तब गलती क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि मैंने जानबूझ के नंबर वो लिए थे जिनका यूनिट प्लेस का स्क्वायर ऑटोमेटिकली 2 पे आता है। चेक कर लेते, देखो इधर मैंने आपको जब सिखाया था तो मैंने नंबर्स कौन से लिए थे? देखो मैंने नंबर लिया था 56। 56 में यूनिट प्लेस पे कौन है? यूनिट प्लेस पे 6 है। 6 का स्क्वायर क्या है? 36। सही है। मैंने आपको सिखाया था 46, ये क्या है? 6 का स्क्वायर क्या है? 36। मैंने आपको पढ़ाया था 54, 4 का स्क्वायर क्या है? 16। मैंने ऐसा कोई नंबर लिया ही नहीं था कि जिसमें यहां पे 1, 2 या 3 आ रहा हो। यह मसला आएगा कब? जब यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये मसला आएगा ही उनमें, वो मैंने यहां पे लिए खुद ही नहीं थे ताकि आपको ये चीज सिखा सके। ठीक है भैया, आ जाओ इधर अब जरा वापस। अब कैसे करेंगे? 21 का स्क्वायर निकालना है, सीख लो, मुश्किल नहीं है। देखो वही चीज है जो अभी पढ़ के आए। 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, बस आपको यह बात पता है कि चूंकि ये यूनिट प्लेस है तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर हमने 2 डिजिट पे पूरा करना है। तो यहां पे आपने लिख दिया 0, 1। 2 का स्क्वायर क्या है? 4। सर इसे भी 0, 4 लिखे? कोई लाजमी नहीं है। क्यों सर? अरे भाई तुम्हें कोई 40 रुपए दे या तुम्हें कोई 040 रुपए दे, क्या इनमें कोई फर्क है? नहीं भाई, यहां वाला 0 तो किसी अहमियत का हामिल ही नहीं होता ना, इसलिए वहां लिखने की जरूरत नहीं है। अब मिला के लिखो, इन्हें क्या बना? 401 बना। यहां पे आ गया आपके पास 3 नंबर, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक डिजिट गया 4 आ गया। ऐड कर लो 1 4 4, आंसर क्या आ गया? 4 4 1। इसी तरीके से 21 के अलावा कौन सा नंबर था मेरा? 42। 42 का तो मैं स्क्वायर यहीं पे निकाल के आपको दिखा देते। स्क्वायर निकालना है मेरे बच्चे किसका? 42 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर 4, यूनिट प्लेस है तो 2 डिजिट पे पूरा कर दिया। फिर 4 का स्क्वायर 16। अगर ये सिंगल डिजिट भी आता तो मैं ऐसे ही रहने देता। तो क्या बन गया? ये बन गया 1604। अब यहां पे देखो आपको नंबर नजर आ रहे 3, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, एक डिजिट गया, लिख दिया। यहां पे हमेशा एक डिजिट छोड़ना है राइट से। 4 6 7 1। भाई 4 एज इट इज, 0 + 6 6, 6 + 1 7, 1 एज इट इज आ गया। आंसर आ रहा है 1764। मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या सबको सारी चीज समझ में आई? हां या ना? बोलो। बोलो भैया जल्दी से। बोलो भैया, समझ में आ गया? क्लियर है? वेरी गुड। अब आज की क्लास का होमवर्क नोट कर ले। हर क्लास में होमवर्क तो मिलेगा, अब इसकी शीट नहीं है तो इसका होमवर्क वैसे ही दे देते। चलो भाई होमवर्क नोट करो, ये आज की क्लास का आपका होमवर्क है। जो होमवर्क हो ना मेरा बेटा, अगर आप पास होना चाहते हो और अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो जब आप अगली क्लास में आओ तो होमवर्क करके आना बराए मेहरबानी। ठीक है, अब देखो होमवर्क नंबर 1 से लेके 20 तक के जो स्क्वायर्स है ना वो आपको हिफ्ज होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये आपको क्विक मैथ्स में हेल्प करेंगे जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। 1 से लेके 9 तक के तो सबको याद है, 10 का भी याद होता है। आपको कहां तक के होने चाहिए? 1 से 20 तक के याद होने चाहिए। ठीक हो गया। होमवर्क नंबर 2, 1 से लेके 20 तक के जो टेबल्स है ना ये आपको याद होने चाहिए।
देखो ये वाला जो होमवर्क मैंने आपको ये 2 होमवर्क बताए हैं ना, इन 2 होमवर्क की एक खास बात है, ये होमवर्क आप में से हर बच्चा करेगा आखिर तक। कोई बच्चा जल्दी करेगा, कोई बच्चा आखिर में करेगा। करना सबने है। क्यों? क्योंकि 99% यूनिवर्सिटीज वो हैं जिनमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो ये होमवर्क तो करना है। अब तुम रो रो के करो या खुशी खुशी कर लो पहली क्लास के बाद, मर्जी है। जब हम टॉपिक शुरू करेंगे, तुमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे विदाउट कैलकुलेटर, तब भी तुम्हें ये करना होगा। अभी कर लोगे तो सहूलत में रहोगे, करना बाद में भी होगा, लेकिन बाद में टॉपिक का होमवर्क अलग होगा, ये होमवर्क इजाफी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2। तीसरा, मैंने आपको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सिखाया है, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाया है। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपने 21 से लेके, ये भी हम होमवर्क करना है, आपने 21 से लेकर 99 तक हर नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, जो तरीका सिखाया है उसके ऊपर। और आप खुद नोट करना, जब तक आप 99 पे आओगे ना, तब तक आपका 7 सेकंड में आ रहा होगा, गारंटी है। आपने क्या करना है, हर नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, करते करते कहां तक जाना है, 99 पे। मैंने ये होमवर्क तीसरे नंबर पे रखा है, ध्यान में रखना। ये वाला होमवर्क मैंने कहां रखा है, ये वाला होमवर्क मैंने रखा है तीसरे नंबर पे। तो गोया पहले आपने ये टेबल्स याद करने हैं, सबसे पहले ये वाला काम करना, टेबल्स याद करना, फिर ये होमवर्क करना, ताकि जब आप स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको वो टेबल्स की जो एप्लीकेशन है वो नजर आ रही हो कि टेबल याद करना कितना अच्छा था। सही है, टेबल याद करना, अपने छोटे बहन भाइयों को सुनाना, वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मासूम 5वीं क्लास वाले याद कर रहे होते हैं, उनको सुनाना, बोलना हमें भी टेबल याद करने को मिल गया आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क है। यहां तक मुझे बता दो कि सब चीज सबको समझ में आती है, पहली क्लास, उसको रिफ्रेश कर दो। बोलो भाई जल्दी जल्दी, होमवर्क समझ में आ जा, हो जाएगा होमवर्क, कोई मसला तो नहीं है किसी का। फिफ्टी का स्क्वायर सिखा दे, 50 का स्क्वायर भी ऐसे ही होगा भाई। 50 के स्क्वायर में कौन सी रॉकेट साइंस है ऐसी, ये लो। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, डबल 0 लिख दो यहां पे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। बस इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वरना चाहो तो करके देख लो। 2 0 दा 0, 0 5 दा 0, 0 में ये ऐड कर देंगे तो भी यही आंसर आ जाएगा। आगे आंसर पता, सही है। अरे भाई 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो ना, उसका स्क्वायर ऐसे ही निकलेगा। तसल्ली से तुम्हें नंबर दे दिए ना, करके देखते रहना। 21 से 99 तक होमवर्क दिया है ना, करना, चेक करना कैलकुलेटर पे डाल के। ये रहना बेटा, आ गया ना, जिनमें 0 आ रहा है वो भी करा दिया आखिर में। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक समझ आती है? क्लास में मजा आया, A1 हो गया सब चीज, ऑल क्लियर, सही है। कोई टेंशन, कोई परेशानी, बस इसी तरह से हमारा पूरा कोर्स चलेगा। आप हमारे साथ साथ चलोगे, हम आपको आपकी यूनिवर्सिटी के गेट तक इंशाल्लाह लेकर चले जाएंगे, लेकिन आपका साथ बहुत जरूरी रहेगा। होमवर्क करना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अपने आप को छोटा बच्चा समझो, स्कूल वाला, मान के चलोगे फायदे में रहोगे, अपनी करोगे नुकसान उठाओगे। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, यहां पे हमारी क्लास खत्म होती है, आप लोग जा सकते हो। अल्लाह हाफिज व नासिर। स्टैंड आउट कर रहे हो नस्ट के लिए, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, एनईटी के लिए, मेरान के लिए, कॉमसेट्स के लिए, आईबीए एलम्स के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो एमटी कैट के लिए आ रहा है, तो एमटी कैट के हमारे बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, एसटीटी के लिए अलग होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक शेड्यूल डिफाइन कर देता हूँ। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो, हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि जीआईके में इतनी पोजीशन है, यूईटी में है,
हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं कि देखो हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए, दो तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में दो तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है, जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है। ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा है जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या एक कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं ए लेवल्स के अंदर हूं, मुझे ए लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है, तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा? सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है। एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे? कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है, उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है? सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा? सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना, और कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसी जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, GIKI के, फास्ट के या नस के? तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है। इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं नस के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है, उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत, पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है। उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको एक कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना, तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की, तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक? चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी लेने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप GIKI हो, फास्ट हो, NED हो, मेरान हो, UET हो, IBA हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं MCQs और ये MCQs आपको विद इन सेकंड्स पे करने। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल MCQs आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 MCQs में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट्स सपोज फिजिक्स का टेस्ट है। तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है, तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो PST के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था? भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका FSC का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना। तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है। जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर
प्रैक्टिस नहीं है भाई, यूट्यूब से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई यूट्यूब पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई यूट्यूब सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके एफएलपी और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई, हम ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 एमसीक्यू जो नस्ट के आ रहे हैं, इसको 180 मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेरान में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल एफएससी मेथड पे सॉल्व करोगे ना, तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलरली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडी लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव x स्क्वायर से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x इनटू dx, इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो एफएससी लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है, और ये क्वेश्चन तो जीआईकेआई में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा बता नहीं सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। आप मेरे जीआईके की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया हुआ होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, जीआईके के, फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, sin स्क्वायर x अगर आ रहा है तो sin स्क्वायर x को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है वो एडिट यहां पर आएगा, सही है, फिर माइनस का साइन, अगर sin स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहाँ पे सिंपल 1x मौजूद है, तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 2 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन, और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा एडिट प्लस का सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 + cos 2x पे करना है, 1 - cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन, डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद, जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आपके रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर। आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक। आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक महीना है। जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास पे पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का राउंड नंबर 2 आ रहा है, मेरान का राउंड नंबर 2 आ रहा है। जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 आ रहा है, एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों? मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं क्यों। क्योंकि बेटा देखो आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त से लेके, अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके
दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंडअप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है, तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर, तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो, एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए, और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है, तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे, 7,500 रुपए। मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था, वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ, बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहा है। तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है, जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट वन से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा तो क्लियर कर ले, बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी। मगर जो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई, दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है, या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा या गैप ईयर वाला बच्चा वो है, इसके पास पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है, जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा। पहले नंबर के ऊपर एक तो इदारे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, दो यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, एनईटी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशंस है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशंस है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है, वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है ताकि तमाम बच्चे नस का नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ्स एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई, यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना। तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीक डेज के ऊपर, यानी कि मंडे वेडनेसडे, सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमिंग के अंदर आसानी लगे, आपको वीक डेज की क्लासेस लेनी है वीक डेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीक डेज पे अलग पढ़ा रही है। वीक डेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर, तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीक डेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है, तो वीकेंड्स के ऊपर आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद क्या, हमने बच्चों को ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी। यानी कि भाई आपकी अगर वीक डेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी
एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो तो दोनों की क्लासेस लेंगे, बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो नहीं आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नर्स का नेट वन दे रहा है, जो कि आईबीए का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, नर्स का नेट वन दिसंबर में एंड हो जाएगा भाई, नर्स का नेट वन दिसंबर में एंड हो जाएगा, तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट वन देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है, आईबीए का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है, आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है, दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा, एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है, अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवमेंट वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में रहता था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई जीआईकेआई में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी को उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी, उनके लिए हमने दोनों क्लासेस रखी हुई है कि भैया फर्स्ट आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो, तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी ये होगा, इंग्लिश में भी होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी ये होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर अफ्ताब। सर अफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहाँ पे वो एचओडी मैथमेटिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद हैं और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर अफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के एमसीक्यूज वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे, और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे, तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद है, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है, भाई फीस ले रहे हैं 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं, भाई ये नस्क के और ये यूवीटी के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं, तो हमें रख लें अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि ए लेवल्स ओ लेवल्स के अंदर या डिफरेंट एकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना, और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर अफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे, जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना यार, कहने को बहुत आसान है, अगर हम 40,000 रुपए फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपए भी आएगा, मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो। लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के,
आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा, नहीं इतना नहीं, और भी है। और क्या है, इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे टैग कर दिया, आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है, जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं, मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं भाई। ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहां पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है, और ये प्रॉपर टीचर्स है भाई। मैंने जो आपसे कहा ना, प्रोफेसर नहीं है मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स हैं भाई, जिनका कई कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज करे तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आईएमआई शायद करेंगे, नहीं हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, एनईडी में सिर्फ एक पोजीशन होगी, तो जाके तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नस में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो, यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआईके में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आईबी में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है। वो बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसी होगा, वीकडेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों की क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं, मुझे दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं, नस को टारगेट कर रहे हैं। अब वहां पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है, इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पर कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बात है, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर, ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स में से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है, तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसके पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूं, मैंने बड़ी मेहनत करी है, 6 साल लगाए हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर, मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर कार्टन पीटी करके उसको डालता हूं जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूं भाई। मैं डायरेक्टर हूं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ? भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूं अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूँ, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे पैसे लेंगे पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे निकल जाएंगे, मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है
इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है, उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप्स है उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी। कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि बेटा अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर बिलियन डॉलर्स की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, चार सद्दा में रहते हो, चार सद्दा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो, हैं, तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई। वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरे पास रोते हुए आया था बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ है। उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ, इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, कोई पता नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का तीसरे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड्स, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता क्या इशू है इसका बताने का? देखो आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा कब पढ़ेगा, क्या कर रहा है, ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलोगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो। माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई। आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी है, कब नहीं हासिल करनी। देखो मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार। मैं अपनी तरफ से इसमें इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद हैं। बट अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज़ तालीम है, और उस तालीम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। खुदारा उस पर जाओ, वो चीज़ बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। खैर, एक और चीज़ बताने का मकसद क्या है? अच्छा आप वापस आते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है? तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं। सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उसमें हम कितना ज़्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई दायरा जो 80,000 रुपये भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूँ प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारे तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीकडे की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा। तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। या अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर होता है कि जैसे ही क्लास खत्म होती है, ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे आपको, अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026 अगस्त 2026 तक की पेमेंट है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी, तो इसलिए हम इसके अंदर स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you are applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you are applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD-CAT के बच्चे, हमारे MD-CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD-CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आखान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है MD-CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, आर्यू मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD-CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स की, हबीब की, LSE की, लॉ स्कूल इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस टोटल डिफरेंट होते हैं, इनके टीचर्स की टीम टोटल डिफरेंट होती है।
आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप कर दो। आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ईकेट के लिए फीस पे करो, उसकी 7,500 रुपए फीस है। आप एमडी की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करो, 7,500 रुपए उसकी फीस है। आप बिल यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप कर रहे हो। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज, मैं वो तमाम चीजें अपने बैच के बच्चों को ज्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ मैं डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर? भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है, जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है, उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो दैट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर और एक मिनिमल फीस के ऊपर हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फीस अवेलेबल हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीज़ों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, FBR के टैक्सेस हम पे लगे हुए भाई। इसके अलावा हर चीज़ की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है। तो हमने ऑलरेडी जितनी हद इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर में ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है। सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास में सोने की आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक MD कैट के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त MD कैट का, उसको लाजमी बताइएगा, जब तक MD कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा, तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही नहीं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।